नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज इस वीडियो में जीएस प्रैक्टिस सेट 5 को सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए बायोलैंग्वेज होगा, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम से, चाहे वो आप पुलिस, एसएससी, रेलवे, यूपीपीएससी, किसी भी एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो साथ ही वीडियो क्लास तक बने रहेगा। साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। फर्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन 13 मिलेंगे हिस्ट्री के, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में डाक यार्ड कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सिंधु सभ्यता में डॉक यार्ड कहाँ पाया गया है? तो डॉक यार्ड मतलब यहाँ पे साथियों बंदरगाह के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन सी लोथल इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे घुमा के ऐसे दे दिया, बंदरगाह डायरेक्ट नहीं लिखा, डॉक यार्ड करके लिख दिया, तो कन्फ्यूज मत होएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ऑप्शन ए धार्मिक संस्थाएं, ऑप्शन बी राजनीतिक सभाएं, ऑप्शन सी शिक्षा केंद्र और ऑप्शन डी आर्थिक संगठन। तो वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी साथियों? तो वो थी राजनीतिक सभाएं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 18। तो महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 महाजनपद थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अमुक्त माल्याद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी बुक्का, ऑप्शन डी राम राय। तो अमुक्त माल्यादा के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब आपको बताना है, तो कृष्णदेव राय इसके लेखक थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इलाही संवत किस मुगल शासक ने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इलाही संवत किस मुगल शासक ने प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब आपको बताना है, अकबर ने प्रारंभ किया। तो साथियों, अपना वीडियो के स्कोर जरूर लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए, कितना स्कोर रहा 50 क्वेश्चंस में, और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और जो मेरे साथी इंग्लिश मीडियम के साथी हैं, अगर उनको मेरे हिंदी बोलने से प्रॉब्लम हो रही है, तो अपना वैल्यू म्यूट करके प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी गन्ना। तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब बताना है, नील की खेती के विद्रोह में किया गया था चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1947। तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ साथियों? तो इसका सही जवाब आपको बताना है 1946 ईस्वी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो यंग इंडिया पुस्तक किसने शुरू की थी साथियों? तो ये शुरू की थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ? तो वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी रंगून। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की भी अगर आपसे पूछा है तो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी साथियों सिंगापुर में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था कुंवर सिंह ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन 13 आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14,
भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, ऑप्शन बी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी सुंदरवन डेल्टा और ऑप्शन डी कृष्णा डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है साथियों? तो वो है सुंदरवन डेल्टा में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रोरिंग फोर्टीज पौने किस गोलार्ध में चलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे चिघाड़ता चालीसा भी कहते हैं साथियों हिंदी में। तो इस और रोरिंग फोर्टीज भी इंग्लिश में इसको कहते हैं। किस गोलार्ध में चलती है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी भूमध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी ध्रुवीय क्षेत्र। तो रोरिंग फोर्टीज पौने किस गोलार्ध में चलती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी राउरकेला, ऑप्शन डी बोकारो। तो भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब बताना है। जो भिलाई है वो सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है भारत का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लैगून झील का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए वूलर, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी सांभर। तो लैगून झील का उदाहरण कौन सा है साथियों? तो इसका सही जवाब जो चिल्का झील है वो एक लैगून झील का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, मतलब जिसमें वाहन आ जा सकते हैं? ऑप्शन ए नाथुला, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी रोहतांग, ऑप्शन डी खारदुंगला। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जिसमें वाहन या मोटर योग्य है कौन सा है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब। तो यह है खारदुंगला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ऑप्शन ए ओडिशा में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से आपको ज्योग्राफी अभी आपकी कैरी है। यहाँ से मानसून की अनिश्चितता मुख्यतः किस कारण से होती है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अल नीनो, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन डी ला नीना। तो मानसून की अनिश्चितता मुख्यतः किस कारण से होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो वो होती है एल नीनो की वजह से होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए दक्कन पठार, ऑप्शन बी हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी मैदान और ऑप्शन डी थार मरुस्थल। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, जिसको एल्वेल सॉइल भी कहते हैं साथियों? तो वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है उत्तरी मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है साथियों? तो वो है आपका मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल कास्ट रहती हैं। ऑप्शन जनजातीय कास्ट रहती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी मुंबई हाई, ऑप्शन सी नहरकटिया, ऑप्शन डी अलंकेश्वर। तो भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिगबोई में, आसाम में है जो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ओजोन क्षरण, ऑप्शन बी वैश्विक ऊष्मीकरण, ऑप्शन सी अम्ल वर्षा, ऑप्शन डी मरुस्थलीकरण। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो किससे साथियों? वैश्विक ऊष्मीकरण, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी कांडला। तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है साथियों? तो वह है मुंबई डॉकयार्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपकी ज्योग्राफी समाप्त होती है साथियों। नेक्स्ट पोर्शन में आपको पॉलिटिक्स मिलेगी 27 से 38 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो टोटल 26 पार्ट्स हैं साथियों, 26 भाग हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 26 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 66 यानी 66। तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं साथियों? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो 98 है, 98 हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29,
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो संसद के सदस्य करते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, लोक अदालत किस अनुच्छेद से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो लोक अदालत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो साथियों 39 ए से संबंधित, आर्टिकल 39 ए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 352, ऑप्शन डी 359। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो इसका सही जवाब बताना है। तो जब इमरजेंसी लगती है तभी जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 359 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत में किस प्रकार की नागरिकता व्यवस्था है? आपको बताना है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन डी सीमित नागरिकता। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब बताना है। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, जिसके कैग भी कहते हैं साथियों शॉर्ट फॉर्म में? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राज्य विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? ऑप्शन ए स्थायी सदन, ऑप्शन बी अस्थायी सदन, ऑप्शन सी कार्यकारी सदन, ऑप्शन डी न्यायिक सदन। तो राज्य विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? तो ये आपको जवाब सही बताना है। तो ये स्थायी सदन है, जैसे कि राज्यसभा होता है उसी तरह से राज्य विधान परिषद भी एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, चुनाव आयोग की शक्तियां किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए न्यायिक, ऑप्शन बी कार्यकारी, ऑप्शन सी अर्धन्यायिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो चुनाव आयोग की शक्तियां किस प्रकार की होती हैं? तो ये सभी प्रकार की होती हैं, न्यायिक भी होती हैं, कार्यकारी हुई होती है और अर्धन्यायिक भी होती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है साथियों? तो वो 5 वर्ष में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी न्याय। तो एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किससे संबंधित है? 1 पर्सन 1 वोट किससे संबंधित है साथियों? तो वो संबंधित है लोकतंत्र से, डेमोक्रेसी से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? ऑप्शन ए जब संसद सत्र में हो, ऑप्शन बी जब संसद सत्र में ना हो, ऑप्शन सी चुनाव के समय और ऑप्शन डी आपातकाल में। तो राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? इसका सही जवाब बताना है। जब संसद सत्र में ना हो, जब सेशन ना चल रहा हो पार्लियामेंट का, तब वो अध्यादेश जारी करके कानून पारित कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपकी पॉलिटिक्स हो जाती है साथियों। नेक्स्ट पार्ट में आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे 39 से 50। वीडियो क्लास तक बने रहेगा। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशंस बेस्ट तरीके से होती रहे और अपने एग्जाम्स में आप बेस्ट स्कोर कर सकें। आते क्वेश्चन नंबर 39 पे, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है साथियों? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो वो बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए आय व्यय, ऑप्शन बी व्यय आय, और ऑप्शन सी निर्यात आयात और ऑप्शन डी बचत निवेश। यानी कि राजकोषीय घाटा यानी कि क्या दर्शाता है यहाँ पे? आय ग्रेटर देन व्यय, ऑप्शन बी व्यय ग्रेटर देन आय, ऑप्शन सी निर्यात ग्रेटर देन आयात और ऑप्शन डी बचत ग्रेटर देन निवेश। यानी कि आपको बताना है। तो कब होता है राजकोषीय घाटा, कब दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जब व्यय ज़्यादा हो जाए आय से, तभी तो घाटा होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक्सपेंडिचर जब इनकम से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमें लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? आपको बताना है। ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी व्यापार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है, यानी प्राइमरी सेक्टर में क्या शामिल है, आपको बताना है। तो जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42,
न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए घोषित किया जाता है, आपको बताना है। एमएसपी जो है वो किसके लिए घोषित किया जाता है। ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी निर्यातक। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके लिए घोषित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो किसान होते हैं, हमारे फार्मर्स होते हैं, उनके लिए एमएसपी। देखा होगा आपने एमएसपी का विवाद भी काफ़ी समय लंबे तक चला था। तो न्यूनतम समर्थन एमएसपी किस लिए घोषित किया जाता है, किसानों के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारत में बीमा नियामक संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी आरडीएआई इरडा जिसको और ऑप्शन डी नाबार्ड। ठीक है, तो भारत में बीमा नियंत्रक संस्था कौन सी है, यानी बीमा को नियंत्रित कौन करती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो IRDAI होती है वो बीमा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा भाग किस रूप में होता है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा, ऑप्शन डी IMF कोटा। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा भाग किस रूप में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखिएगा। तो विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स के रूप में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी UNDP, ऑप्शन डी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मानव विकास सूचकांक SDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे याद रखिएगा। तो जो ज़्यादातर साथी इसको गलत कर देते हैं तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, बैंकिंग में NPA का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए न्यू पब्लिक अकाउंट, ऑप्शन बी नेट प्रॉफिट असेट्स, ऑप्शन सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन डी नेशनल पेमेंट अथॉरिटी। तो सुना होगा आपने कि NPA हो गया अकाउंट या ऐसा कुछ। तो बैंकिंग में NPA का अर्थ क्या होता है, तो NPA का अर्थ होता है साथियों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, अकाउंट NPA हो चुका है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, शेयर बाजार का नियामक कौन है, यानी शेयर बाजार को कंट्रोल कौन करता है। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी NSE, ऑप्शन डी BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी अब होता है शेयर बाजार का नियामक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेबी, इसको रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, स्टैगफ्लैशन का अर्थ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए उच्च आर्थिक विकास, ऑप्शन बी मंदी, ऑप्शन सी महंगाई प्लस बेरोजगारी, ऑप्शन डी मूल्य गिरावट। तो स्टैगफ्लेशंस का अर्थ क्या है, इन्फ्लेशंस तो बहुत आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे स्टैगफ्लेशंस का अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महंगाई भी हो और बेरोजगारी भी हो, यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को मिला के स्टैगफ्लेशंस बनता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों ये। 49 क्वेश्चन, सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी RBI और राज्य सरकार दोनों, और ऑप्शन डी नाबार्ड। तो सहकारी बैंकों का नियमन यानी रेगुलेट कौन करता है, तो इसका सही जवाब बताना है RBI और राज्य सरकारें दोनों इसको रेगुलेट करती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपके 49 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। अपना स्कोर वीडियो क्लास में जरूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आते क्वेश्चन नंबर 50, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, आपको इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1955। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई साथियों, तो वो 1951 ईस्वी में शुरू हुई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो क्लास तक बने रहने के थैंक यू सो मच।